हाय गाइस। पिछले वीडियो लेक्चर में हम डेंगू के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे। इसका क्या ट्रीटमेंट रेजिम में होता है, इसके टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका क्या मैनेजमेंट होता है, इसे हमें हमें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका हम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, जो कि हम होम में मैनेज कर सकते हैं या ओपीडी में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें वार्निंग साइन नहीं होती हैं, ठीक है। पेशेंट जो है वो ओरली फ्लूइड्स एक्सेप्ट कर सकता है और पेशेंट यूरिन पास कर रहा है एवरी 6 आवर, ठीक है। तो ये हो गया डेंगू विदाउट वार्निंग साइन। ये जो है ये ओपीडी पर मैनेज हो सकता है, ठीक है। पर पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन जो है, पेशेंट जो वार्निंग साइन में है या उसमें को एग्जिस्टिंग इलनेस है, जो कि है प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, ओल्ड एज, ओबेसिटी, डायबिटीज, रीनल फेलियर, क्रॉनिक हेमोलिटिक डिजीज और कोलाइटिस, या कुछ सोशल इश्यूज है, जैसे कि वो अकेला रह रहा है या बहुत फार है हेल्थ फैसिलिटीज से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में उसे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को आईपीडी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, नॉट आईसीयू या इमरजेंसी। पर कांस्टेंट मैनेजमेंट के लिए उसे एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है। अब सीवियर डेंगू फीवर में इसमें हीमोडायनेमिकली पेशेंट अनस्टेबल होता है, सीवियर ब्लीडिंग इसमें हो रही है या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन इसमें हो रहा है। तो इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा आईसीयू में, ठीक है। और फिर हम देखते हैं अगला, शॉक सिंड्रोम। तो इसमें जो है पेशेंट एक हाइपोटेंसिव शॉक कंडीशन में चले जाता है। तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है जो कि हॉस्पिटल के आईसीयू में ही ट्रीट हो सकती है, ठीक है। तो अब हम सीक्वेंस वाइज इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला आता है डेंगू विदाउट वार्निंग साइन। इसमें बेड रेस्ट हम मैंडेटरी करेंगे, प्लेंटली ऑफ फ्लूइड, ओआरएस, कोकोनट वाटर देंगे हम। बट वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सेस प्लेन वाटर हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर पेशेंट वाटर लेगा विदाउट इलेक्ट्रोलाइट तो हाई चांसेस है कि वो उसे हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, ठीक है। पैरासीटामोल हम देंगे 500 से 650 mg, ठीक है, हाई फीवर में, ठीक है। और हम स्पंज बाथ भी दे सकते हैं अगर हाई फीवर कंडीशन है, ठीक है। ये हम सिंगल डोज में हम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये नॉट लेस देन 6 आवर्स, मतलब कम से कम 6 आवर्स में हमें ये डोज देना है, ठीक है। 6 आवर या मोर देन 6 आवर्स में इंटरवल में हमें देना है। अब पेशेंट को हमें क्या एडवाइस करना है कि पेन किलर्स नहीं लेना है, ठीक है। लाइक कॉमनली यूज्ड डिस्प्रिन, ब्रूफिन, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन हो गया, निफेनेमिक एसिड, वो हमें नहीं देना है या पेशेंट को सजेस्ट नहीं करना है। पेशेंट को बोलना है कि वो रिपोर्ट करे हॉस्पिटल में इमीडिएटली अगर उसे ब्लीडिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, डॉजीनेस हो रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज से हो रही है, और यूरिन पास उसे 6 आवर्स से ज्यादा में नहीं हुई है, मतलब 6 आवर्स में उसे यूरिन पास नहीं हुई है। अगर इसमें से कोई से भी साइन आते हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, ठीक है। अब वार्निंग साइंस होते हैं तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर वार्निंग साइन absent है तो
उसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके उसे ओरल फ्लूइड दे और मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड हम उसमें देंगे। अब मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड क्या होता है? तो 3 टाइप के होते हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं। और अगर वार्निंग साइंस होंगे उसमें, तो हम बेसलाइन हेपेटोक्रिट वैल्यू करेंगे, ठीक है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करने से पहले। अब रूल क्या है इसमें, ये देखते हैं कि 753 का रूल है। 7 ml पर केजी पर आवर फॉर 2 आवर्स, फिर 5 ml पर केजी पर आवर फॉर 4 आवर्स और 3 ml पर केजी पर आवर फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स, ठीक है। इसे कंटिन्यू करने के बाद हम टेस्ट करेंगे वापस हेमेटोक्रिट वैल्यू, ठीक है। हम हेमेटोक्रिट वैल्यू चेक करेंगे। अब हेमेटोक्रिट वैल्यू अगर सेम है या स्लाइटली बढ़ा हुआ है, तो हम कंटिन्यू करेंगे 3 ml पर केजी पर आवर ऑफ फॉर अनदर 4 आवर्स के लिए, ठीक है। और अगर ये राइजिंग है, बढ़ रहा है, तो हम 5 to 10 ml पर केजी पर आवर फॉर 2 आवर्स क्रिस्टलोइड सजेस्ट करेंगे। अब आईवी फ्लूइड में कैसे चूज करना है वो हम देखेंगे। क्रिस्टलोइड हम प्रेफर करेंगे वार्निंग साइन अगर हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि नॉर्मल सलाइन हम देखते हैं 0.9%, सोडियम 154, क्लोराइड 154। क्लोराइड स्लाइटली मोर होता है ब्लड क्लोराइड से, क्योंकि नॉर्मल ब्लड क्लोराइड 100 to 100 होता है, ठीक है। इनिशियल रिसस्सिटेशन फ्लूइड है, विद और विदाउट हाइपोनेट्रेमिया में हम इसे देते हैं, बट नॉर्मल क्लोराइड लेवल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं रिंगल लैक्टेट को। रिंगल लैक्टेट में हम सोडियम जो है स्लाइटली लो होता है और क्लोराइड विद इन द रेंज 109 या रेंज में ही रहता है, ठीक है। अब ये हाइपोक्लोरेमिया में हम दे सकते हैं, इसमें नॉर्मल सलाइन अवॉइड करेंगे हम, ठीक है। अब हाइपर क्लोरेमिया एसिडोसिस होता है, तो इसमें हम क्यों देंगे एसिडोसिस में? क्योंकि ये जो लैक्टेट है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में, तो वो एसिडोसिस को करेक्ट कर देता है। अब हाइपरनेट्रियमिया में भी हम देते हैं लो क्वांटिटी ऑफ सोडियम का जो लो कंसंट्रेशन है वो हम देते हैं, जिससे हाइपरनेट्रियमिया ट्रीट होता है। और रिंगल लैक्टेट को हम अवॉइड करना है लीवर फेलियर में और पेशेंट ऑन मेटफॉर्मिन टू प्रिवेंट लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। फिर अब हम आते हैं कॉलोइड्स में। कॉलोइड्स जो है इंक्रीज कर देता है ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या देंगे, तो इसमें हम जेलेटिन बेस्ड भी कॉलोइड्स होते हैं, 3 टाइप्स के कॉलोइड होते हैं। जेलेटिन बेस्ड जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं, डेस्ट्रिन जो कि ये इनहिबिट करते हैं पैक्टरेट कॉम्प्लेक्स को, तो ये कोगुलेशन को इम्पेयर करते हैं, और स्टार्च बेस्ड भी इसमें होते हैं, ठीक है। अब सीवियर हीमोलॉजिक या सीवियर डेंगू फीवर में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें स्टार्ट करना है क्रिस्टलोइड 10 ml पर केजी पर आवर ओवर 1 घंटे के लिए, ठीक है। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, तो इसमें हमारा एम है कि हम आईवी फ्लूइड को रिड्यूस कर दें या स्टॉप कर दें आईवी फ्लूइड को विद इन 48 आवर्स। तो हम ये जो सीक्वेंस है यही रखेंगे 753 फॉर 2 आवर्स, 4 आवर्स और 4 आवर्स के लिए, ठीक है। इसमें हम आईवी फ्लूइड को रिडक्शन कर देंगे। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, पेशेंट की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। और अगर इम्प्रूवमेंट पे नहीं है, तो हम हेमेटोक्रिट जो लेवल है वो चेक करेंगे। अभी हेमेटोक्रिट बढ़ रहा है तो प्लाज्मा लॉस हो रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। तो उसमें हम कॉलोइड देंगे टू रिटेन द प्लाज्मा इन वेसल्स। तो उसमें हम 10 से 20 ml पर केजी पर आवर देंगे 1 आवर के लिए। अगर इसमें हमें इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, तो वो हमें कॉलोइड फ्लूइड हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, फॉलोड बाय ये जो फ्लूइड है
इस फैशन में, ठीक है। पर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम वापस हेमाटोक्रिट वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। और अगर हेमाटोक्रिट वैल्यू कम हो रही है तो उसमें ब्लीडिंग हो रही है ये हमें पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना है, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन पैक्ड आरबीसी भी हो सकता है, ठीक है, 5 to 10 ml पर केजी पर बॉडी वेट। और फ्लूइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम दे सकते हैं इन अ डोज ऑफ 10 to 20 ml पर केजी बॉडी वेट। अब पेशेंट, अगर हम नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगर पेशेंट जो हाइपरटेंसिव शॉक में आ जाता है तो उसमें हमें आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड देना है कोलोइड में, ठीक है, ओवर 15 मिनट्स, ठीक है। पर डेंगू शॉक में हम रिकमेंड करेंगे कि फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो यही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इम्प्रूवमेंट है तो हम कंटिन्यू करेंगे डोसेस को या स्लो करेंगे डोसेस को, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा था 7, 5 और 3 के फैशन में, ठीक है, सेम डोज जो कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, ठीक है, के फैशन में, और स्लोली टेपर्स करना है हमें से, ठीक है। अब पर इम्प्रूवमेंट नहीं है फिर हमें हेमाटोक्रिट चेक करना है। और हेमाटोक्रिट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जाना है। और अगर हेमाटोक्रिट इंक्रीज हो रहा है तो हमें कॉलोइड डोज देना है 10 to 20 ml पर केजी हाफ आवर टू 1 आवर। और फिर हमें इम्प्रूवमेंट देखना है। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हम इस कंडीशन में जाएंगे। और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम वापस हेमाटोक्रिट चेक करेंगे। अगर वो बढ़ रहा है तो हम कोलोइड के डोज को रिपीट करेंगे 10 to 20 ml इन 1 आवर, ठीक है। तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट रेजिमे था डेंगू फीवर का। अगर इसे आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखें। और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आई है, तो आगे भी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।